हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा कोर्स जो चल रहा है हमारे वीडियो सीरीज़ के थ्रू वो है हमारा हिंदी जो ऑप्शनल पेपर होता है, हिंदी लिटरेचर। किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो या फिर उसमें आप अपियर हो रहे हैं, तो उसमें हमारा जो एक मेंस पेपर में ऑप्शनल पेपर होता है वो होता है हिंदी लिटरेचर। तो हम लोग उसी पेपर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमारा अभी का जो वीडियो का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग उसके खंड ख का जो सिलेबस है, जो पार्ट बी है सिलेबस का, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो पढ़ना है, हमें हिंदी लिटरेचर का हिस्ट्री पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर का इतिहास पढ़ना है। तो इसको हम लोगों ने बहुत सा कुछ इसमें डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट 4-5 वीडियो जिसके आ चुके हैं और उसमें हमने बहुत कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी बहुत कुछ और डिस्कस होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ी टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो आप उसको मिस आउट ना करें। और आपका जो फ्लो है वो टूटना नहीं चाहिए। ये पूरा पढ़ते हुए हिंदी लिटरेचर का इतिहास जब आप पढ़ते हैं, जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ते हैं, तो फिर आपको एक फ्लो में इसको पढ़ना होता है, जिससे कि आपका कोई पॉइंट मिस आउट ना हो। क्योंकि देखिए, एक्चुअल में लिटरेचर ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ, इतना हल्का भी नहीं है कि आपने जब बस अभी कहते हैं ना कि सरसरी निगाहों से देख लिया और हो गया, तो ऐसी वाली बात भी नहीं है। इसमें आपको इसके शब्द पर, इसके अर्थ पर, कहते हैं ना, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को एक साथ देखकर समझना और जानना होता है, तभी आप अपने आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही सचेत होकर, सजग होकर इसको सुने। तो इसमें अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा साहित्य का इतिहास, जो सेक्शन बी है। ओके, सिलेबस का सेक्शन बी होता है ये। सेक्शन ए जो है वो ग्रामर है, लेकिन वो ग्रामर कौन सा है? लिटरेचर का ग्रामर है। उसके लिए भी हमारी कल या परसों, आज 26 है, 28 को नया सीरीज का एक वीडियो का एक सीरीज लॉन्च होगा, जिसमें कि आपको हिंदी लिटरेचर का जो ग्रामर पोर्शन है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट ए होता है, उसके लिए वो सीरीज होगी। उस सीरीज में हम लोग पूरे पार्ट ए को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करके पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी क्या सिलेबस की बात करते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आप लोग पहले के वीडियोस देखेंगे तो पता चलेगा। एक छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड कर लिया था, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो पहला था आदिकाल, जो संवत 1050 से 1300 ईस्वी तक चला है, ठीक है। दूसरा है मध्यकाल, जो 1300 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक जाएगा, है ना। और उसके बाद है 1300 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है मध्यकाल, और 1900 ईस्वी से अभी तक जो चल रहा है वो है आधुनिक काल। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा आदिकाल। आदिकाल को भी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ इसमें जान लिया है। इसमें कितने तरह के साहित्य हैं, उनकी खासियत क्या है, क्या नहीं है, उनमें क्या क्या प्रमुख काव्य हैं, उसकी शैली, उसके अलंकार, उसकी खासियत, है ना, उनके छंद, उनके अलग अलग कवि, उनकी क्या भूमिकाएं रही हैं। इतना कुछ हमने पहले के वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए आप पहले के वीडियोस देखना ना भूलें। और आगे के वीडियोस जो आने वाले हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पृष्ठभूमि, आदिकाल का पृष्ठभूमि, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या रहा है सर, इसका बैकग्राउंड क्या है उस समय। तो देखिए, जब हम लोग किसी पॉइंट की पृष्ठभूमि, किसी का जब बैकग्राउंड यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना आदिकाल का, तो 2 बातें आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। पहले ये कि ये जो पृष्ठभूमि है, ये कौन सा कारण हमें देगी? ये कारण देगी आदिकाल के पतन का। आखिर आदिकाल का पतन क्यों हुआ, मतलब आदिकाल समाप्त क्यों हुआ, तो उसका कारण क्या रहा होगा, वो कारण हमें यहाँ मिलने वाला है। दूसरा, यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? आदिकाल के बाद का जो काल रहा है, इसके बाद का वो है मध्यकाल। तो मध्यकाल के उत्थान का भी कारण क्या रहेगा? ये सभी रहेगा। उसका आधार क्या बनेगा? तो यही कारण जो आदिकाल के पतन का कारण है, जो ये पॉइंट्स हैं, वही मध्यकाल के उत्थान का भी कारण होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो देखिए, ये पूरी पृष्ठभूमि को, पूरे बैकग्राउंड को हम लोग 3 पॉइंट से देखेंगे, 3 एंगल से देखेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो हमारा जो पहला नजरिया होगा वो होगा राजनीतिक, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल।
तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा होगा। दूसरा होगा कि धार्मिक बैकग्राउंड, उसका रिलीजियस फैक्टर्स क्या रहा होगा, किस तरह से रिलीजन उसको इम्पैक्ट किया होगा, कैसे उसको अफेक्ट करता होगा, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल, सामाजिक। आखिर ऐसा क्या रहा होगा, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, लोगों की मानसिकता क्या रही होगी, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा था जिसके कारण कि ऐसा हुआ। तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स हैं और इन तीनों ही पॉइंट्स अगर हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आदिकाल का एटलीस्ट बहुत बड़ा पोर्शन आप फिनिश कर लेंगे। आदिकाल का, पूरे इतिहास का नहीं, क्योंकि हर काल का अपना अलग अलग फीचर है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आदिकाल का, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा राजनैतिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा था, राजनैतिक बैकग्राउंड क्या रहा था। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ आपको नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन सम्राट की मृत्यु हो गई थी। तो इस पॉइंट को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि हम सम्राट हर्षवर्धन थे कौन, जिनकी मृत्यु इतना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है कि ये सबसे मेन पॉइंट है राजनैतिक उथल पुथल में। तो देखिए हर्षवर्धन सम्राट जो थे ये एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में सपना में सजोया था और उसको पूरा किया था, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा वो 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक रहा, है ना। तो ये एकमात्र ऐसे राजा थे जो चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक पूरे भारत पर इन्होंने एकाधिपत्य किया था और तब जाकर मतलब उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना रखा था और पूरे उत्तर भारत को एक साथ अपने अंडर में किया था, ठीक है। अब देखिए पूरा उत्तर भारत, अगर भारत का मानचित्र आपको याद है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जब भारत का मानचित्र हम लोग बनाते हैं तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है पूरा उत्तर भारत, अगर ये पूरा इनके अंडर में था तो उसमें हमारी दिल्ली भी है सर। तो ये पूरा जब उत्तर भारत मतलब इधर से अफगानिस्तान, चीन और जो भी हैं, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे वो किधर से आते थे, वो आते थे ये उत्तर दिशा से। क्यों? नॉर्थ इंडिया हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, देखिए नॉर्थ इंडिया जो क्या है वहीं से कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है थल से, है ना। जमीनी लड़ाई अगर किसी को लड़नी हो तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, क्योंकि हमारे तीन तरफ क्या है, पानी है। तो देखिए जब ये पूरा का पूरा उत्तर भारत इनके अंडर में था और ये कहे जाते हैं कि इतने बलशाली राजा हुए, इतने बलवान सम्राट हुए कि इनके जैसा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ या फिर कूटनीति कहिए, कूटनीति जानने वाला कोई भी सम्राट नहीं हुआ। और इस कारण इन्होंने मतलब इतना ये किया था कि पूरे भारत को इन्होंने अखंड भारत में परिवर्तित कर दिया था। पूरे भारत पर इनका राज था, ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे दक्षिण के अंत तक और इधर आपका पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में असम तक, ये पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ इनके अंडर में था, सम्राट हर्षवर्धन के अंडर में। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जब इनकी मृत्यु हुई 647 ईस्वी में तो क्या हुआ। देखिए इनका एक खासियत था, इनके बारे में जब जानने हैं तो एक खासियत इनकी जानेंगे कि इन्होंने जितने भी राज्यों पर इन्होंने अपना एकाधिपत्य किया था, इन्होंने क्या किया था कि वहाँ के राजा को ही एज ए मिनिस्टर वहाँ अपॉइंट कर दिया था। तो वहाँ की प्रजा को वहाँ के जो पहले राजा हुआ करते थे वो अभी भी संचालित कर रहे थे, अभी भी उनका टेक ओवर कर रहे थे। इनका क्या था, ये उस राजा के ऊपर हुकूमत करते थे। तो इससे क्या होता था कि सारे राजा इनके अंडर में आ गए थे, ठीक है। तो जनता भी खुश, क्योंकि उनको तो उनके पहले की राजा ही था, अच्छा था तो बहुत अच्छा, अगर वो बुरा था तो उसके ऊपर तो इनका था ही रुतबा, है ना। और ये बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे, तो इसलिए प्रजा का भी बहुत ख्याल रखते थे। अब देखिए जब इनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि एज ए सेंट्रल पावर ये काम कर रहे थे, है ना। तो सेंट्रलाइज्ड फोर्स जो था, जो पावर था वो खत्म हो गया था। इससे क्या हुआ कि इनके अंडर में जो राजा थे,
जो अलग अलग राजवंश थे उनके अंदर होड़ लग गई कि सबसे अच्छा कौन, तो मैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे और छोटे छोटे राजवंश बहुत ज़्यादा उभरने लगे, बहुत सामने आने लगे। जैसे तोमर, चालुक्य, राठौर, ये सब उनके अंडर में थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये सब अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने में लग गए और अपने राज्य का जो सीमा है वो बढ़ाने के लिए, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उतारू हो गए, एकदम मतलब फाइटिंग के मूड में आ गए कि अब तो लड़ के आर्या पार हो जाना है। ठीक है। दूसरी बात कि जब तक हर्षवर्धन सम्राट थे तो इनका सैन्य बल इतना ज़्यादा था, कहा जाता है कि इनके 1 लाख सैनिक थे और 60,000 तो सिर्फ हाथी और ऐरावत थे इनके सेना में। तो इतना विशाल सेना होने के कारण किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का, जो तुगलक हुआ, मुगल हुए, तो उनका तो मतलब हिम्मत ही नहीं होता था कि आक्रमण करें इनसे। ठीक है, क्योंकि खुद भी बहुत बहादुर थे और प्लस इतना बड़ा सैन्य शक्ति था इनके पास, तो विदेशी आक्रमणकारियों को मौका नहीं मिल पा रहा था। प्लस पूरा उत्तर भारत जो है जहाँ से वो लोग घुस सकते थे उसको इन्होंने सील कर रखा था। तो ये बहुत बड़ा एक मौका उभर कर आया था इंटरनल जो राजा थे उनके लिए भी, और जो बाहर से घात लगाए बैठे थे विदेशी आक्रमणकारी उनके लिए भी। क्योंकि देखिए अचानक से सिक्योरिटी हट जाए तो क्या होता है, वही सिचुएशन यहाँ हो गई थी, कैओस हो गया था चारों तरफ। अंदर के लोग भी आपस में मारपीट करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सीमा को, बाहर के लोग भी एकदम आकर टूट पड़े हैं। तो ऐसा उथल पुथल मच गया था कि लोगों के बीच में डर आ गया था, डर था, भय था, है ना, कब मारा जाऊंगा, कब क्या लड़ाई हो जाएगा, किधर से किसकी हत्या हो जाएगी। तो इस तरह का सिचुएशन था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण बना था कि जो लोग थे उनका जो है विश्वास बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, बिल्कुल टूट गया था। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि जब आदमी हारने लगता है, आदमी निराश हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक होप, एक उम्मीद तलाशता है कि यहाँ ये है जो मेरी हेल्प करेगा, वही हमारा उद्धार करेगा। तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग एक अलौकिक शक्ति में विश्वास कर रहे थे, जिससे कि कह लें कि ईश्वर या अल्लाह जो भी है, तो कि उनके ऊपर इनका विश्वास था कि ये शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, यही हमारी रक्षा करेगा, यही हमारा उद्धार करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना कि यहाँ से लोगों का जो विश्वास था वो एक भक्ति का रूप लेने लगा था और यहीं से भक्ति काल का आरंभ हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। देखिए हर्षवर्धन सम्राट की मृत्यु के बाद इनको राजाधिराज, महाराजाधिराज का उपाधि दिया गया था। ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद ऐसी उथल पुथल मची कि पूरा का पूरा, जो कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा जो हमारा काल चल रहा था उसकी पूरी मनोदशा ही बदल चुकी थी। तो ऐसा था हमारा राजनीतिक पहलू, जिसको कि हमने अच्छे से यहाँ डिस्कस किया। देखिए आप में से अगर किसी को किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है या आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा है, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको हम लोग फिर से सॉल्व करूँगी मैं। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट है जो कि मिस आउट हो रहा है तो आप वो भी ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। देखिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हमारा धार्मिक फेज क्या रहा और सामाजिक प्रोस्पेक्टिव क्या कह रहा था, आखिर क्या उथल पुथल इस ओर मची थी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय।